हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो EMRS TGT साइंस एग्जाम के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को टैकल किया है, उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। और ये है हमारा 4th लेक्चर और यहाँ भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं 51 नंबर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, सोप रिमूव्स ग्रीसेस बाय। जो सोप है वो ग्रीस को कैसे रिमूव करता है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, कोएगुलेशन, एडजॉर्प्शन, इमल्सिफिकेशन या फिर ऑस्मोसिस। तो इसको जो है आप याद रखना, ये जो टॉपिक है ये है सरफेस केमिस्ट्री का और यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो है हमारा इमल्सिफिकेशन। जो सोप है वो ग्रीस को इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जो सॉलिड है जब वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फेजेज ऑफ मैटर बताया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है और कभी कभी क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है या फिर गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है या फिर गैस लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता था। तो ये कुछ प्रोसेस हैं। अब कौन सा प्रोसेस क्या है इसको मैं आपको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए ये है हमारा फ्लो डायग्राम, इससे आप समझ सकते हैं इजीली। ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो मैंने आपको क्या बताया, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। यहाँ पे देखिए सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में और ये एरो इधर लगने का मतलब कि क्या है, गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, सॉलिड में। तो देखिए जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज कब होगा, मान लीजिए आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, वो पानी में कब चेंज होगा, वो लिक्विड में कब चेंज होगा, जब वो मेल्ट होगा। क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। यानी जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और जब लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। और देखिए जब गैस जो है लिक्विड में चेंज होता है, हम क्या देखते हैं, मतलब जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, उसके बाद वो वहां पे कंडेंस होके मतलब बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस आती हैं। यानी वहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन। यानी जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे याद रखना, जो गैस है वो जब लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और देखिए जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, यानी मान लीजिए हमने फ्रिज में पानी को रखा और वो फ्रिज होके क्या बन गया, फ्रीज होके वो सॉलिड में चेंज हो गया, बर्फ बन गया। तो वहां पे प्रोसेस क्या हो रहा, फ्रीज हो रहा ना, वो मतलब बर्फ बन रहा है। तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सॉलिड डायरेक्टली यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, गैस में। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आप एग्जाम्पल देखेंगे सब्लिमेशन का, जैसे होता है हमारे पास क्या, कपूर। क्या होता है, कपूर। हम पूजा वगैरह में जलाते हैं तो आप देखेंगे वो सॉलिड मतलब सॉलिड फॉर्म में तो रहता है, लेकिन जब आप उसको जलाएंगे थोड़ी देर बाद वहां पे कुछ भी नहीं बचता, यानी वो क्या हो गया, वो गैसेस बनके मतलब वहां से उड़ गया, यानी वो गैस में डायरेक्टली चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। इस वजह से वहां पे आपको एक राख तक भी उसकी नहीं मिलेगी, यानी वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। अब देखिए जो गैस है वो जब सॉलिड में चेंज होता है डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जितने भी प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप याद रखना। हमने आपको क्या क्या बताया, जब सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, जब लिक्विड चेंज हुआ गैस में इसको हम इवापोरेशन बोलते हैं, गैस चेंज हुआ लिक्विड में इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, यानी कि वो फ्रीज हो गया। और जब सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है गैस में इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बताया है, तो याद रखना ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस क्या हो जाएगा,
सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, कपूर जैसे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल नहीं, फर्स्ट लेक्चर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद कमेंट में टाइप करिए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स हमको क्या हुआ है, दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है 18, न्यूट्रॉन्स क्या है 20 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इट्स मास नंबर हमको क्या बताना है, मास नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा क्या है, कोई भी एलिमेंट है, इसके बेस पे जो लगा है वो एटॉमिक नंबर है, इसके सिर पे जो लगा है वो मास नंबर है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब तो हमसे यहाँ पे पूछा है नहीं। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा मास नंबर। तो मास नंबर मैंने आपको क्या बताया था, Z प्लस E यानी इलेक्ट्रॉन, सॉरी N, क्या है N। तो N को हम कैसे निकालते हैं, A माइनस Z करके, यानी जब हम A से Z माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, N मिलता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जो मास नंबर होता है, मास नंबर इक्वल टू यहाँ पे एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है। अब आपको जब इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो आपको किस पे जाना है, मास नंबर पे। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो आप जो है एटॉमिक नंबर की जगह पे क्या रख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या रख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 प्लस 20 38, यानी यहाँ पे कितने, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 38। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, कि इसको अच्छे से समझ लेना। तो देखिए यहाँ पे मास नंबर इक्वल क्या हो गया, Z प्लस N, यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन दिया है और हमको ये भी पता है जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, यानी P के इक्वल होता है। अब P जो है वो E के इक्वल होता है। तो यानी हम यहाँ पे Z की जगह पे P या फिर E रख सकते हैं। तो इससे इसको हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। जो ब्रास होता है, जो पीतल होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको वहां पे इसको लर्न करना होगा। तो देखिए आपके सामने ये कुछ क्या है, एलॉय हैं, और इसको याद कर लेना। अभी आपसे ब्रास पूछा हुआ है, लेकिन ब्रास के अलावा आपसे ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये सोल्डर जो है ये आपसे एनवीएस 2022 में पूछा गया है, तो याद कर लेना। एनवीएस 2022 में पूछा गया था कि सोल्डर का मतलब यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है। तो अभी आपसे क्या पूछा हुआ है, ब्रास। तो ये सारे के सारे क्या है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से अधिक मेटल्स या फिर नॉन मेटल से मिलकर बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना होगा कि किसका कंपोजिशन क्या है। तो ब्रास का कंपोजिशन आप देखेंगे तो क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। और जो ब्रॉन्ज होता है ये है ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज यानी कांसा। तो जो ब्रॉन्ज होता है इसका क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, क्या होता है, कॉपर प्लस टिन। जो सोल्डर होता है इसका क्या होता है, टिन प्लस लेड, क्या होता है, टिन प्लस लेड। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, निकिल। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, यानी तीन मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। इसको आप याद रखना। इसको भी याद रख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे यूज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कौन किससे मिलकर बना हुआ है। तो मैं सोच रही थी कुछ ट्रिक्स बनाने को, पर अभी तो ध्यान में आ नहीं रहा, तो फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। अगर समझ आए तो समझ लेना, या फिर अपना कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं। तो देखिए ब्रास है तो इसको कैसे याद रखेंगे, ब्राकोजी, इसको याद रख लेना आप ब्राकोजी से, BCZ, ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं, आप याद कर लेना ब्राकोजी। ब्राकोजी ये कोई वर्ड तो लग ही नहीं रहा है, बट अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली याद कर लेना। और यहाँ पे क्या है, ब्रोकोटी,
ब्रोकोटी, ब्राकोजी, ब्रोकोटी, और सोटीले, 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 सोटीले। इस तरह से याद हो तो याद कर लेना, अदरवाइज जैसे मर्जी वैसे याद कर लेना। ये कोई अच्छा सा ट्रिक है नहीं तो छोड़ देना इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास। तो हमने आपको क्या बताया, ब्राकोजी, ब्राकोजी, यानी हमको कॉपर और जिंक ढूंढना है। तो ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर। तो इसको आप जो है याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट गैस। यानी जो एसिड होता है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। हाइड्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखिए जो एसिड होता है, एसिड में आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे HCl ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एसिड। क्या बोल रहा, मेटल कार्बोनेट, मेटल क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, तो मेटल कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो जब एसिड, कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, तो मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में बताया हुआ है, वहाँ पे क्या क्या बनता है, एक तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो NaCl हमारा सॉल्ट बन गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या बनता है, CO2 निकलता है प्लस पानी बनता है, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो बना नहीं, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा है, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, CO2, CO2, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, CO2। तो इसको आप जो है याद रखना, हाइड्रोजन नहीं। अगर यहाँ पे वाटर होता तो क्या हो जाता, मोर देन वन, ऑप्शन करेक्ट, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, हाइड्रोजन है। तो इसको, इन छोटी छोटी पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी आप जो है आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेथड नहीं अपनाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। रस्टिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आयरन है, आयरन का गेट है, टेबल है, कुछ भी है, तो वो जब खराब होने लगता है, यानी वो मतलब वहाँ पे कुछ नमी, कुछ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो खराब होने लगे, उसका क्षरण होने लगे, यानी वो जो मेटल है उसका डिटीरियोशन होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ताकि मतलब वो जो रस्टिंग है वो आयरन से क्या है, मतलब वो आयरन से आपको रस्टिंग को हटाना है, प्रिवेंट करना है, तो कौन सा यहाँ पे प्रैक्टिस सही नहीं है ये आपको बताना है। तो क्या हो गया, मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। सेकेंड क्या है, डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक एंड क्रोमियम ऑन आयरन। थर्ड क्या है, ग्रीसिंग द पीस ऑफ आयरन। फोर्थ क्या है, कीपिंग एन आयरन पीस इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फियर। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि रस्टिंग कब होता है, यानी जो आयरन है उसकी रस्टिंग कब होती है। कोई आयरन का गेट है तो वो कब खराब होने लगता है, जब आप देखेंगे ना बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा जंग लगता है। यानी जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो कब होता है, जब ह्यूमिड एटमॉस्फियर हो, यानी नमी हो वातावरण में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रस्टिंग होती है। आपसे पूछा जा रहा है हमको क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा, याद रखना नॉट। तो क्या हो जाएगा, कीपिंग एन आयरन पीस इन ह्यूमिड एटमॉस्फियर, यानी हम आयरन पीस को ह्यूमिड एटमॉस्फियर में अगर रखेंगे तो ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। क्या है, एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखना। क्या होगा, अगर हम आयरन पीस को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, यानी ये हमारा जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो इस पॉइंट को आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज ओनली केमिकल चेंजेज। आपको इसमें से बताना है कौन सा सेट है जहां पे केवल केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको, अगर आप केवल केमिकल चेंजेस ढूंढेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप फिजिकल चेंजेस ढूंढ लीजिए। अब आप सोचेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है, तो सबको पता होता है केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस जहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें बनती हैं, यानी जहाँ पे कुछ नया बनता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने एक पेज लिया, पेज को फाड़ दिया तो कुछ नया बना, नहीं बना। तो केमिकल फिजिकल चेंजेस के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली एक चीज़ पूछेंगे अपने दिमाग से कि कुछ नया बना,
अगर आपका दिमाग बोलता है हाँ कुछ नया बना, तो आप क्या बोलेंगे कि ये केमिकल चेंज है। अगर बोलता है कुछ भी नया नहीं बना, तो आप क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ ऑयल, ब्रेकिंग ऑफ मग, बर्निंग ऑफ पेपर। आप जो है पेपर को जला दीजिए, मग को तोड़ दीजिए, ऑयल को बॉयल कर दीजिए, तो जब ठंडा होगा ऑयल फिर से वैसा हो जाएगा। ब्रेक कर दीजिए मग को, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ तो नया नहीं बन रहा। बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर को जला देंगे राख बन जाएगा, तो ये तो है केमिकल चेंज, पर ये दोनों फिजिकल हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, कटिंग ऑफ पेपर। अब कटिंग ऑफ पेपर को देखिए, ये भी क्या होता है, आपने पेपर को केवल कट किया है, तो क्या कुछ नया बन गया? नहीं बना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड क्या है, ब्रेकिंग ऑफ एग, बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, मिक्सिंग इंक इन वाटर। तो यहाँ पे अगर आपने सॉल्ट वाटर को बॉयल कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी क्या ऐसा मतलब कुछ नया बना? कुछ भी नहीं। अगर आपने उसको एक बार सॉल्ट को वाटर में डाल के बॉयल कर दिया, फिर से ठंडा कर दीजिए, फिर से उसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो आयरन पे रस्टिंग जब हो गई, तो क्या आप फिर से उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो रस्टिंग होता है, यहाँ पे कुछ न्यू सबस्टांसेस बनते हैं, यानी यहाँ पे कुछ नए केमिकल चेंजेज होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर को जला देंगे तो राख बन जाएगा, ये भी क्या है, हमारा केमिकल प्रोसेस है। कुकिंग ऑफ फूड, जब आप एक बार खाना पका देंगे तो दोबारा से उसको रॉ फूड मटेरियल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे के सारे क्या हैं, केमिकल चेंजेज। क्या है, केमिकल चेंजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल्स, इफ वी सी अ येलो फ्लेम with lots of black smoke, it means that the fuel is first made of saturated hydrocarbons, second made of unsaturated hydrocarbon। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, जब हम उसको बर्न करते हैं, जब हम उसको जलाते हैं, तो हमको येलो फ्लेम दिखता है विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी वहाँ से बहुत सारे काले काले धुएं भी निकलते हैं। तो आप क्या, इट मीन्स द फ्यूल इज, तो इसका क्या मतलब है कि फ्यूल कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। तो याद रखना, सैचुरेटेड यानी सिंगल, सैचुरेटेड यानी सिंगल, अनसैचुरेटेड यानी डबल। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, एल्केन, क्या आता है, एल्केन्स आते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके अंतर्गत क्या आता है, एल्कीन, इन यानी डबल बॉन्ड, और क्या आता है, एल्काइन, एल्काइंस यानी आइंस, ये यानी थर्ड बॉन्ड। तो सेकेंड बॉन्ड है तो एल्कीन्स, थर्ड बॉन्ड है तो एल्काइंस। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी याद रख लें, जो एल्केन्स होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो एल्कीन होता है उसका होता है CnH2n, और जो एल्काइंस होता है उसका फॉर्मूला आता है CnH2n-2। ये मैंने आपको बताया हुआ है, और इसके बेस पे भी इस बार KVS में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ध्यान से समझिए। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी उसका फॉर्मूला होता है एल्केन्स, मतलब इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आता है एल्केन्स, और एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है दो, एक हमारा एल्कीन्स, एक एल्काइंस। एल्कीन्स होता है CnH2n, एल्काइंस होता है CnH2n-2। एल्केन्स में क्या आता है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं C2H6, एल्कीन्स में आ गया हमारा C2H2, और यहाँ पे क्या आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो गया C2H4 और यहाँ हो गया C2H2। तो इस तरह से देखिए, N की जगह पे क्या है, 2 है,
और 2n+2 यानी 2 दूनी 4 2 6, ये हो गया हमारा एल्केन्स। और यहाँ देखिए CnH2n यानी n क्या है 2 है, H2n 2n यानी 2 दूनी 4, और यहाँ पे Cn क्या है 2 है सॉरी फ्रेंड्स, Cn क्या है 2 है, और H2n-2 यानी 2 दूनी 4 -2 यानी 2। तो ये हो गया हमारा एल्काइंस। इस तरह से इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सैचुरेटेड है इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जो अनसैचुरेटेड है इनके बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जो एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो इजीली बर्न हो जाएगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। तो जब हम इसको बर्न करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तो इजीली टूट जाएगा। यहाँ पे मतलब बहुत ही क्लीन एटमॉस्फेयर रहेगा, इस तरह के कोई येलो फ्लेम या स्मोक नहीं निकलते हैं, यानी यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल को, तो यहाँ पे येलो फ्लेम दिखता है हमको और बहुत सारे धुएं दिखते हैं ब्लैक कलर के। तो ये कंडीशन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, इसको आप याद रखना। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसको बर्न होने में, इस बॉन्ड को टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगेगा तो यहाँ से मतलब येलो फ्लेम या फिर ब्लैक स्मोक जो है निकलता है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार मैं पढ़ के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज द फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन विच इंक्लूड्स गैसोलीन एंड जेट फ्यूल। मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव अ येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक वाइल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव अ क्लीन फ्लेम। यानी बहुत ही साफ सुथरा यहाँ पे फ्लेम होता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है यहाँ पे येलो फ्लेम या फिर ब्लैक स्मोक होता है। और देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द adjacent कार्बन एटम्स। द कलर ऑफ द फ्लेम इज येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। यानी यहाँ पे कार्बन जो है अच्छे से जल नहीं पाते हैं, अनबर्न्ड रह जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे येलो फ्लेम दिखाई देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेड ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन यानी सेकेंड ओनली। यानी जो सेकेंड है अनसैचुरेटेड है वो जो है येलो फ्लेम या फिर ब्लैक स्मोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जितने भी मेटल होते हैं सारे के सारे डक्टाइल होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, सारे के सारे नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं। या फिर जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताया हुआ है, जो NCERT है वो ज़्यादातर जगह पे जनरली वर्ड यूज करती है, यानी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनके बीच में। तो सारे के सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। हालांकि जो डक्टिलिटी है वो मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन सारे मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं ऐसा नहीं है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल ये तो सर गलत है, जो ऐसा बोलेगा उसको पाप लगेगा। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। दोनों जगह पे एक्सेप्शन है, तो ये दोनों ही करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यानी जनरली जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि डक्टाइल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ओनली। यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट वैलेंसी इज करेक्ट। आपको यहाँ पे वैलेंसी बतानी है, कौन सी करेक्ट है इनकरेक्ट है, इस तरह से। तो देखिए सिलिकॉन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SI इस तरह से, और सोडियम मैंने आपको कई बार बता भी दिया, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा सिलिकॉन, ये हो गया सोडियम। आपको बताना है किसकी वैलेंसी क्या है, पहले हम ये देखते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है। सिलिकॉन क्या होता है आपको याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14। आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, इस तरह से पढ़ेंगे नहीं आप, ऐसा करके डायरेक्ट याद होना चाहिए। कोई बोले क्लोरीन बोलो 17, कोई बोले कैल्शियम बोलो 20, इस तरह से आपको ये लर्न होना चाहिए। तो जो सिलिकॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। अब जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 4, 8 to 10 हो गया, और ये हो गया 4 यानी 14 हो गया। जो सोडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। तो अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो सिलिकॉन है इसका कितना होता है वैलेंसी, 4 होती है। और यहाँ पे हमसे वैलेंसी पूछी हुई है, एलिमेंट वैलेंसी इज करेक्ट। तो किसकी वैलेंसी करेक्ट है, वो करेक्ट है सिलिकॉन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो गया, ओनली फर्स्ट यानी सिलिकॉन। ये आप जो है याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज क्लोरीन प्रोसेस। जो क्लोरीन प्रोसेसेस यानी क्लोरीन में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, यानी जैसे हम देखेंगे कि पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जितने भी वहाँ पे इन्फेक्टेंट होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उन सबको मतलब मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है रिएक्शन करके। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 सारे के सारे सही हैं। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये सारे जो मतलब ये जो सारे वर्ड हैं, इन सबको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, जहां पे आपको समझ आएगा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, किस तरह से उसको हम पहचानते हैं, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और ये भी बताऊंगी कि कैसे आप समझ सकते हो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कब शो करेगा, कब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और वो मतलब कौन सा ऐसा एटम है जो कि केवल ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है। ये सारे के सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। जो फैट होता है, ऑयल होता है, जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेज। उसका स्मेल जो है और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज टर्म एज, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। यानी जैसे हम देखते हैं ना, खाना जो है हमारा जब खराब हो जाता है, तो खाना किससे मिलकर बना होता है, उसमें कुछ फैट होता है, ऑयल होता है। वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी यानी बासी होना। तो आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड विच बिलो इज कॉल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे फिगर आना था लेकिन वो मिसिंग हो गया है, तो मैं डायरेक्टली आपको इसको ड्रा करके बताती हूँ। कैटेकोल क्या है, रिसोर्सिनॉल क्या है, हाइड्रोक्विनोन क्या है, क्रिसोल क्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले कैटेकोल, तो इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसका जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं कैटेकोल। इसको आप जो है नोट कर लेना फॉर्मूला को अच्छे से, ये होता है हमारा कैटेकोल। और देखिए जब हम फिनॉल में OH ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, रिसोर्सिनॉल। क्या हो जाता है, रिसोर्सिनॉल। और जब दो OH ग्रुप अपोजिट साइड में इस तरह से लगे हुए हों तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। और इसके अलावा एक होता है हमारा इस तरह से, इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। इसको जो है आप चारों को बना लेना। ये क्या है हमारा कैटेकोल, ये है रिसोर्सिनोल, ये है हमारा हाइड्रोक्विनोन और ये है बेंजोक्विनोन। और एक आप देख लीजिए यहाँ पे क्रिसोल। क्रिसोल किस तरह से होता है वो भी देखिए। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये हो गया हमारा फिनॉल, और जब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक मिथाइल ग्रुप तो ये हो जाता है हमारा क्रिसोल। और क्रिसोल में भी देखिए अगर ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, आपको ये पता होगा, ये होता है हमारा मेटा पोजीशन, सॉरी ये होता ऑर्थो पोजीशन, ये होता मेटा पोजीशन और ये होता पैरा पोजीशन। तो अगर ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है
तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अगर मान लीजिए इस तरह से ये जो है यहाँ जुड़ा होता CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाक्रिसॉल। और अगर ये इस तरह से जुड़ा होता तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हो जाता हमारा पैराक्रिसॉल। तो मिथाइल ग्रुप फिनॉल में कौन से पोजीशन पे लग रहा, उस बेस पे इसका नाम हम दे देते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल या फिर पैराक्रिसॉल। अगर सिंपली आपसे पूछे तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। और बस इतना याद रखना, क्रिसॉल में क्या होता है, फिनॉल ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप जो है अटैच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चारों का चारों मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम लग नहीं पाया था तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन और क्रिसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। आपको नॉन मेटल बताना है, तो सोडियम जो है, मैग्नीशियम जो है, ये हमारा मेटल होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, तो सिंपल सा है। एल्यूमिनियम भी हमारा मेटल होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सबस्टांस, यानी इग्निशन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी कंबस्टिबल सबस्टांस क्या होता है, आग पकड़ लेता है, कैचेज फायर। यानी ये तो डायरेक्ट जो है आपको 7th या 8th की NCERT में दी हुई है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है कि इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सबस्टांस कैचेज फायर। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द आयंस P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, ये नीचे नहीं रहता, इस तरह से ऊपर रहता है, बट यहाँ पे नीचे लग गया है, तो इसको आप जो है थोड़ा मैनेज कर लेना, ऐसे होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज बताना है। तो याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आपको साइज निकालना हो तो याद रखना, जिसपे जितना ज़्यादा माइनस होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। क्या होगा, उतना ज़्यादा उसका साइज बड़ा होगा। तो P3 पे सबसे ज़्यादा माइनस है, क्या है, P3 पे सबसे ज़्यादा माइनस है, तो ये सबसे बड़ा होगा। S2 पे 2 नेगेटिव है, सॉरी S पे 2 नेगेटिव है, तो ये बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा Cl, तो क्या हो जाएगा, ClS2 मतलब ClS2 नेगेटिव, P3 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा C ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, उसके बाद Cl। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको Mg2+ दे दे, तो वो यहाँ आएगा। आपसे Al3+ दे दे, तो इधर मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी कम, निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी बड़ी। यानी जितना ज़्यादा निगेटिव साइज होगा उतना ज़्यादा साइज बड़ा होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज कम होगा। और जो मतलब ये न्यूट्रल एटम होता है, ये तो दोनों के बीच में होता है, तो इसको भी आप जो है याद रख लेना। ये है आपका पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैग्नीशियम हैज अ एटॉमिक नंबर 12, सबको पता है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, ये भी पता है। कैलकुलेट इट्स वैलेंसी, ये तो और भी इजी हो गया। आपको यहाँ पे ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी बता दिया, एटॉमिक नंबर बताया ये तो ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया, और पूछ लिया आपसे वैलेंसी। तो मैंने आपको कई बार बता दिया, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होती है इसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको इसका कॉमन नेम बताना है, तो CaOCl2, तो बता दीजिए क्या, इसको आपको मैंने अभी पिछले वीडियोज में नहीं बताया है, तो इसका क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। जो वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। अब देखिए बेकिंग सोडा जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। आप
सोडा कब खाओगे? जब मार्केट से बाई करके लाओगे, बाई यानी खरीद के लाओगे, तो उसको बाई करके लाओगे, खरीद के लाओगे, तभी उसको खाओगे। तो खाने वाले सोडे में क्या आता है? बाई कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। इस तरह से याद कर लेना, पता चला आप इसी में कंफ्यूज हो जाओ, वॉशिंग सोडा में बाई कार्बोनेट था यानी एच था, या फिर बेकिंग सोडा में था। तो इस तरह से याद कर पाओगे कि बेकिंग सोडा खाया जाता है, खाने वाला सोडा है। सोडा इसको हम तब खाएंगे जब मार्केट से खरीद के लेके आएंगे, खरीद के लाना यानी बाई करके लाना। तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, क्या हो गया? कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2 क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाय द वे कहीं गलती से कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, और ऐसे हल्ला नहीं मचाना है, आराम से उसको आप बता सकते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी बोलने के चक्कर में स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, तो उसको भी आप जो है थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, सब कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।